हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं रीट या आरटेट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ग्रेड 3 की जो पेपर होता है उसका ये ओल्ड पेपर है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ये 2018 का ओल्ड पेपर है। तो चलिए हम ये पेपर आज लगाएंगे और इससे आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट की, तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी मददगार साबित होंगे। और आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाइए और एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हम कोई रिपीट क्वेश्चन लगाते हैं, तो वो कई बार वो रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं ओल्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम शुरू करेंगे ये रीट का 2018 का ओल्ड एग्ज़ाम पेपर। चलिए तो शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट सेशन आज का। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेपर में, खंड आ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकिल पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। एक सेकेंड, ये आप लोगों को टूल नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर ले रही हूँ। ठीक है, अब सही है। चलिए अब इसमें देखिए 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एक सेकेंड। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के, एक सेकेंड क्लियर नहीं आ रहा है शायद आप लोगों को, ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ मैं। चलिए अब शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। आप लोगों के मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ एक बार। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार कर रहा है वो, तो इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। आपके ऑप्शन होंगे श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव शालीनता या अधिगम अक्षमता। बताइए जल्दी से, ये किसका प्रतीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर में पहले से टिक हुए हैं क्वेश्चन है, टिक लगे हुए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सामने ही दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शैक्षिक पिछड़ापन। ठीक है, वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है। ठीक है, इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। देखिए किशोरावस्था की आदत के बारे में बात की जा रही है, जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, श्वलीनता, डाउन सिंड्रोम। जल्दी से बताएं क्या कहा जाता है ऐसी अवस्था को। ऑप्शन दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, श्वलीनता, डाउन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर क्या होगा, श्वलीनता। वह स्वयं अपने आप में ही लीन रहना चाहती है, इसीलिए ये सब उसको ये प्रवृत्ति हो जाती है इस टाइप की भूखे रहने की, और ये बालिकाओं में ज़्यादातर पाई जाती है। तो चलिए इस अवस्था को क्या हो जाएगा, श्वलीनता की अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ऑप्शन भूल जाते हैं, ऑप्शन को पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन भूल जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ना है, बहुत ध्यान से, और एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और हमें किस अकॉर्डिंग ऑप्शन में से आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ में बदल सकता है। तो आपके ऑप्शन है टोकन इकोनॉमी, ठीक है, गठन करना, विलोपन करना या अप्रकट संवेदीकरण। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रकट संवेदीकरण। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अप्रकट संवेदीकरण। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने पर भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। अब आपके ऑप्शन रख रही हूँ मैं। एक सेकेंड, देखिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ एक बार फिर से। मानसिक
समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो निम्न में से किसके सापेक्ष में उसे अच्छी तरह समझाया गया है? आपके ऑप्शन है पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, या वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या ऊपर लिखित कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पद्धति विरोधाभासी पद्धति। ठीक है, विरोधाभासी परिस्थिति बन रही है क्योंकि वो दो तरह का, मतलब एक तो उसके मन में बात आ रही है कि हम अपना गलती है जो उसको स्वीकार करें, और फिर उसके मन में एक डर भी हो रहा है, उसका विरोधाभास भी हो रहा है उस चीज़ का कि अगर मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँगा तो मुझे टीचर से दंड मिलेगा। ठीक है, तो वो विरोधाभास परिस्थिति बन रही है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संस्था है प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? आपके ऑप्शन रहेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या भारतीय पुनर्वास परिषद। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्या क्रियान्वयन है वो बताना है आपको। हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बनाए गए हैं उनके द्वारा ये है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का हमारा। 6 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोपिया, रिफ्रैक्शन। जल्दी से बताएं क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्शन है ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोपिया, रिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर इसमें होगा हाइपरोपिया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? तो आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, कॉलर के द्वारा, या हल तथा टॉलमैन के द्वारा। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा इसमें हमारा। बताइए जल्दी से, व्यवहारवाद का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया है जिसमें व्यवहार के बारे में बताया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा सी, कॉलर ने दिया था व्यवहारिक सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट, गार्डनर। जल्दी से बताएं बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो राइट आंसर है गार्डनर। इनका पूरा नाम था हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? आपके ऑप्शन है वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी, या कॉलबर्ग। किसने दिया है सामाजिक रचनावाद के दर्शन पे अधिक बल? हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनावाद पे जो बल दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का। ठीक है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो आपके ऑप्शन होंगे बड़े प्रिंट की किताबें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक, या पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है नहीं पूछा गया है, तो 3 हैं और 1 नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। तो नहीं हो जाएगा सेकंड वाला, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें। ठीक है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए वो कोई मतलब की नहीं होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है, यानी जो सुनने में विकृति जो ध्वनि होती है उसकी माप किस में की जाती है? सीधे सीधे तौर पे हम ध्वनि कह सकते हैं सुनने को, मतलब श्रवण में पूछा गया है विकृति तो किस में माप की जाती है सुनने को? तो आपका ऑप्शन है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वॉट में,
या पौंड में। तो सभी को पता होगा ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है, डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। तो स्वरण में विकृति की माप किस में की जाएगी, डेसिबल में। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों को जानना चाहते हैं। प्याजे, एक सेकंड, पूरा नहीं आ रहा है, हाँ अब सही है, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। तो प्याजे ने इस अंतर्ज्ञान को क्या कहा है, प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है। तो प्याजे ने जो बात बताई है उसके हिसाब से ये कौन सा चरण होगा। उन्होंने 4 चरण बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के, तो ये किस चरण के अंतर्गत है। तो आपके ऑप्शन है साकार संचालन, साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा औपचारिक संचालन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादातर बच्चे प्राथमिक सार्थक शब्द किस उम्र में बोलने लगते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो प्रथम सार्थक शब्द है उसे किस उम्र में बोलने लगते हैं। आपके ऑप्शन थे 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में या 10 से 13 महीने में। हमारा राइट आंसर होगा 6 महीने में। 6 महीने में अक्सर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि दादा, पापा, बाबा, ऐसे शब्द बच्चे बोलने लगते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें। आगे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन आएगा हमारा 14 है। आपका क्वेश्चन है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, जीन प्याजे या जेपी गिलफोर्ड या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। जो शिक्षण वर्ग है ना, उसको चुनना है अपन को कि कौन से आईक्यू स्तर में शिक्षण वर्ग चुना जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या 50 से नीचे। राइट आंसर होगा, सभी को बताया 70 से 90, क्योंकि 50 से 70 ये कम है, बहुत ही छीड़ बुद्धि हो जाएगी। 30 से 50 जड़ बुद्धि हो जाएगी, 50 से नीचे ये भी कम ही हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, 70 से 90। ये औसत बुद्धि में आ जाता है, तो शिक्षणीय वर्ग औसत बुद्धि में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की क्या इकाई है। आपके ऑप्शन है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मनज। जल्दी से बताएं, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। हमारा राइट आंसर होगा इसमें गलत टिक है। हमारा राइट आंसर होगा जीन। ठीक है, जीन। आनुवांशिकता की इकाई किसको कहते हैं, जीन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है चढ़ना, एक सेकंड, हाँ आपके ऑप्शन है चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना। बताइए जल्दी से, सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लिखना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कीमा का मतलब है। स्कीमा का क्या मतलब है। आपके ऑप्शन है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि या लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना या शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। हमारा राइट आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम, एक सेकेंड, हाँ जूम करके बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें लक्षण दिए थे, तो पूछा गया था ये किस नियम के हिसाब से हैं, ये किस अवस्था में होते हैं। तो उसमें स्वलीनता उसका आंसर था। आप पूछा गया स्वलीनता के लक्षण कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन है कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार या कमजोर संप्रेषण या ऊपर लिखित सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर लिखित सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे विकास या डेवलपमेंट, वृद्धि या ग्रोथ, संतुलित या इक्विलिब्रियम, परिपक्वता या मैच्योरेशन। तो जल्दी से बताएं, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि, जिसको हम नाप तोल सकते हैं उसे कहते हैं वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक को, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है। यस, अब पूरा है थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन पूरा आ रहा है। क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से वो कार्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, या परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, या फिर ऊपर लिखित सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, ऊपर लिखित सभी हो जाएंगे इसमें, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? देखिए, इसमें पूछा गया है क्या आशा नहीं की जा सकती। नहीं बताना है, यानी 3 से है वो आशा की जा सकती है 3 ऑप्शन में, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, या बच्चों को बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। हमारा राइट आंसर होगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये टीचर के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। देखिए, अगर उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या होगा? देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो 9/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/9 इंटू 100। जब हम निकालेंगे तो इसको इससे कट करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। तो 100 निकलेगी इसकी बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो 100 में कौन सी आएगी? औसत से कम नहीं होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा। प्रतिभावान 140 होती है, उत्कृष्ट भी प्रतिभावान में के ही लगभग आ जाती है, या फिर सृजनशील में आ जाती है, तो औसत रहेगा। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। पहले डैश दिया हुआ है और लिखा हुआ है बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है केंद्रस्थ, आत्मकेंद्रस्थ, जड़ात्मवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कौन दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। देखिए, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क की अयोग्यता को दर्शाता है, तो राइट आंसर होगा आत्मकेंद्रस्थ। ठीक है, ईगो सेंट्रिसिज्म, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे अब हम, एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है। आपके ऑप्शन है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक होता है, यह त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, या यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। अब जल्दी से बताएं क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो देखिए, क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो निम्नलिखित में से शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए? ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो उसमें निम्नलिखित में से क्या नहीं लागू करना चाहिए? आपके ऑप्शन है बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए।
और तीसरा ऑप्शन है उचित अभ्यास तथा ड्रिल का कार्य किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जहाँ तक वो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करना चाहिए, ठीक है, करने की कोशिश करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? लागू नहीं करना चाहिए, बी ऑप्शन। थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार थॉर्नडाइक का नियम ये कहता है कि बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोजबुद्धि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, तो ये गलत है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया अपने नियम में, ठीक है। ये 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना चाहिए, ये कार्य शिक्षक का नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तिगत की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? आपके ऑप्शन है पराअहम, अहम तथा पराअहम दोनों, इदम या अहम। जल्दी से बताएं क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इदम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इदम। देखिए जीवन की अवहेलना कर रहा है वो, नैतिकता की भी और जीवन की सत्यता की भी, तो वो इदम हो जाएगा। इदम ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें तो बस अपने आप से मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों को निकालने में असफल रहता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, तो ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? आपके ऑप्शन है कार्ल गुस्ताव युंग, सिगमंड फ्राइड, या क्या लिखा है ये, करेन हार्वी, सॉरी वो गलती से कट हो गया, और अल्फ्रेड एडलर। तो राइट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड, ये सिगमंड फ्राइड ने दिए थे इस तरह के नियम, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ओके। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है वे हैं? आपके ऑप्शन, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है वे हैं? आपके ऑप्शन है वे कौन से हैं? पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, या स्व वास्तविकीकरण, या ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्ववास्तविकीकरण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। देखिए तो इस तरह ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा। आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे और नए वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।